नमस्कार संस्कृत प्रेमियों, आज का विषय है हमारा प्रत्यय। जैसा कि आपको पता है, प्रत्ययों का जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रत्यय कक्षा 7वीं में भी हैं, 8वीं में भी हैं और 9वीं में भी और 10वीं में भी होते हैं। तो प्रत्ययों के आज इसी चरण में मैं प्रथम भाग का वर्णन कर रहा हूँ। आज प्रथम भाग में क्या है, हम जैसे आपको पता है प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तो आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा कर रहे हैं कृत प्रत्ययों में, जो कि धातु में लगते हैं। आपको बता दूं, कृत प्रत्यय में भी 2 भाग होते हैं, पूर्व कृदंत और उत्तर कृदंत। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं पूर्व कृदंत की, यानी पूर्व कृत प्रत्यय। इसके अंदर 3 भेद होते हैं, कत्वा प्रत्यय होता है, तुमुन प्रत्यय होता है और लेप प्रत्यय होता है। तो तीनों की विधि सिंपल है। जब भी ये धातु में लगेंगे तो पहली बात तो याद रखें, ये अव्यय बन जाते हैं। अव्यय यानी उसका कुछ भी चेंज नहीं होता, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि भाई द्रष्टुम होगा या द्रष्टुमा होगा या दृष्टुमानी होगा। द्रष्टुम है तो द्रष्टुम ही रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार दूसरी बात क्या है, जब भी कोई हम वाक्य बोलते हैं, जैसे वह पढ़ करके लिखता है, तो यानी इस वाक्य में 2 क्रियाएं आई, पढ़ना और लिखना। सामान्य हम अनुवाद में प्रयोग करते हैं सह पठति लिखति च। तो उसी प्रकार पहली क्रिया में जब हम तत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाता है स पठित्वा लिखति। इसी प्रकार से एक क्रिया से अधिक जब भी क्रियाएं आती हैं तो हम लोग तत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ये तो है तत्वा की। इसी से समान, इसी के समान ही लेप प्रत्यय भी होता है। लेप का भी करके अर्थ होता है, परंतु फर्क क्या होता है कि तत्वा प्रत्यय कि जब धातु लगता है, जैसे मान लो मैंने कहा वह पढ़ करके लिखता है, ठीक है, तो सा पठित्वा लिखती। परंतु लेप कब आएगा, जब 22 प्रकार के उपसर्ग जो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताए थे, जब वो आ जाते हैं कभी भी, जब यानी वे 22 उपसर्ग कोई भी आ जाते हैं तो कत्वा के स्थान पर लेप हो जाता है। जैसे मान लो वहाँ सम उपसर्ग आ गया तो हो जाएगा समपठ्य, समपठ्य। तो स समपठ्य पठती। तो बहुत सरल है, सिर्फ लियप का यह बचता है, कत्वा का त्वा बचता है। तो इस प्रकार से दोनों प्रत्यय हमें अच्छे से समझ में आ जाते हैं। इसके बाद अगला इसका भेद होता है तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय के लिए हम लोग प्रयोग प्रायः हिंदी में के लिए इन हिंदी अर्थ का प्रयोग करते हैं, और इससे पहले इसके पर्याय भी प्रयोग करते आए हैं, जैसे कि पठनार्थम है ना, या पठनाय। तो उसी के समान ही तुमुन प्रत्यय होते हैं, जो अर्थ एक जैसा ही देते हैं। तो यहाँ पे कैसा होगा, स पठितुम गच्छ, स खेलितुम क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छति। इस प्रकार के वाक्य तुमुन प्रत्यय में होते हैं। तो इस प्रकार से आज इस वीडियोस में हम लोग इसी चीजों पे चर्चा करेंगे। तो क्या क्या चर्चा करेंगे, कत्वा, तुमुन और लियप। तो चलिए देखते हैं कत्वा, तुमुन और लियप की बहुत ही सरल विधि, बहुत ही सरल विधि, जिसमें आपको 2 ही विधि बताई जाएगी। धातुओं की 2 विधि होती है, सेट और अनिट, यानी जहाँ पे ई आ रहा है और जहाँ पे ई नहीं आ रहा है। तो चलिए देखते हैं बहुत ही सरल माध्यम से प्रत्यय। प्रथम बार, नमस्कार संस्कृत प्रेमियों, आज का विषय बहुत ही अच्छा विषय है, क्योंकि हम लोग अक्सर एक बात से बड़े चिंतित रहते हैं और परेशान रहते हैं कि आखिर प्रत्ययों का प्रयोग होता कैसे है। तो चलिए आज का जो विषय है मैं इसी पे आपको बताने जा रहा हूँ। यदि हम अच्छे तरीके से समझ के देखें तो आज का विषय कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज का विषय है प्रत्यय। और प्रत्यय बहुत सरल है, बस हमें इसकी विधि पता होनी चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रत्ययों का प्रयोग कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं, आगे प्रत्ययों को समझते हैं कि प्रत्ययों का प्रयोग करने की विधि कैसे होती है और प्रत्ययों का प्रयोग कैसे किया जाए ताकि कोई भी हमारे वाक्य में अशुद्धि ना हो। प्रत्ययों की परिभाषा पहले देखेंगे। प्रत्ययों की परिभाषा क्या होती है, ध्यान से देखना है, इसको हमें याद करके रखना है अच्छे से। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द अथवा धातु के पश्चात जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं, जिसका एक अलग और नया मतलब हो। जैसे आप देखिए, हमने प्रत्यय प्रयोग करते हैं तो कुछ ऐसे वाक्य बनते हैं, जैसे क्वी प्लस कत्वा, कत्वा बन जाता है। उसी पट प्लस कत्वा, पठित्वा बन जाता है। नम प्लस तुमुन, नंतुम बन जाता है। हस प्लस तुमुन, हसितुम बनता है। उसी में आगम प्लस लियप, इसमें आगम्य भी बनता है और आगत्य भी बनता है।
इस प्रकार से जब हम प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं तो कुछ इस प्रकार से शब्द हमें, धातु हमें दिखाई देते हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर ये कैसे बनते हैं, आखिर इसको सही सही से कैसे समझा जाए। तो आगे हम इस पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा संस्कृत में प्रत्ययों के 3 भेद होते हैं। भाई कौन कौन से भेद होते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो पहला भेद जो होता है वह भेद होता है कृत प्रत्यय, जिससे सभी धातुओं के पीछे जो लगते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। दूसरा प्रत्यय होता है तद्धित प्रत्यय, जो कि शब्दों में लगते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और तीसरा प्रत्यय होता है स्त्री प्रत्यय, जब वे कहीं पे भी लगते हैं तो उनको वे स्त्रीवाचक शब्द बना देते हैं। अब देखते हैं इनके प्रयोग की विधि और ये किस प्रकार से प्रयोग होते हैं। तो पहले कृत प्रत्ययों के ऊपर चर्चा करते हैं, आखिरकार ये कृत प्रत्यय क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं कृत प्रत्यय जो शब्दांश धातुओं के अंत में जोड़कर विभिन्न अर्थों का ज्ञान करवाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्ययों से बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं। चलिए कृदंत का पता लग गया। और कृदंत प्रकरण को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। कौन कौन से भाग हैं, पूर्व कृदंत और दूसरा जो भाग होता है वह है उत्तर कृदंत। अब इन पूर्व कृदंत के बारे में, तो पूर्व कृदंत क्या है, पूर्व कृदंत में धातुओं के साथ वे प्रत्यय जोड़े जाते हैं जिससे शब्द अव्यय बन जाते हैं। जैसे कत्वा, तुमुन और ल्यप प्रत्यय पूर्व कृदंत के अंतर्गत आते हैं। अभी मैं आपको ये बता देता हूं, कत्वा प्रत्यय हो या तुमुन प्रत्यय हो या ल्यप प्रत्यय हो, तीनों ही जब धातुओं के साथ लगेंगे तो हमेशा ये अव्यय बन जाते हैं। अव्यय का मतलब जो पीछे की वीडियो में, जो पूर्व की वीडियो में मैं चर्चा कर चुका हूं, वे कभी नहीं बदलते। जो शब्द हैं वे वैसे ही रहते हैं, जैसे कि च ही रहता है। इसी प्रकार जब अव्यय तीनों लगेंगे तो हमारा शब्द जो है, वो धातु जो है, वो एक प्रत्यय अव्यय बन जाएगा। अव्यय कैसे, जैसे च, उसी प्रकार से जैसे कृत्वा, पठितुम, चलितुम, प्रणम्य, ये सब क्या होंगे, एक प्रकार का अव्यय बनेंगे। तो नो टेंशन, इनके रूप नहीं होंगे, ना ही कुछ अलग से चेंज होगा। तो देखते हैं आगे इन तीनों प्रत्ययों के बारे में जो कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब बात करते हैं पूर्व कृदंत के भागों के में भी पहला भाग कत्वा प्रत्यय पर। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कर के अर्थ को प्रकट करने के लिए किया जाता है। कत्वा प्रत्यय के का लोप हो जाता है, धातु के साथ शेष त्वा प्रयोग किया जाता है। इस प्रत्यय के जुड़ने से बने क्रियापद अव्यय बन जाते हैं, इसलिए इनके रूप नहीं चलते। अनिट और शेठ धातुओं में इनका प्रयोग किया जाता है। यानी अब यहाँ पे ये समझना है कि हमने कत्वा प्रत्यय लगाया तो ठीक है, कत्वा में भी क का लोप हो गया, त्वा का प्रयोग करेंगे। परंतु जब हम त्वा शब्द का प्रयोग करेंगे तो वह धातु के बाद त्वा जब हम लगा दिया, जैसे पठित्वा, तो एक प्रकार का अव्यय बन जाएगा। तो हमारे तो बहुत सरल है भाई, पीछे की वीडियोस में हम अव्यय पढ़ के आए हैं और अव्यय कभी नहीं बदलते, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो यानी इनके शब्द वचन कुछ नहीं बनेंगे, तो सबसे सरल। परंतु अनिट और शेठ धातु क्या होती है, यहाँ पे इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे ये कहा गया है कि ये अनिट और सेठ धातुओं में इनका प्रयोग होता है। तो मैं बता दूं, अनिट धातु जिन धातुओं में ई नहीं आता, यानी जो ड्रैगन धातु मैं पीछे चर्चा करके आया हूं, अर्थात भू, दानम, पाग्रा, असगम, लिख इत्यादि, मैंने कुछ नाम चर्चा किए। ड्रैगन धातु को ही 95% आप मान लीजिए अनिट धातु कहते हैं। और सेठ धातु में सिंपल धातु जहां पे ई आता है, जैसे कि पठती का पठिष्यति, चलती का चलिष्यति, हस्ती का हशिष्यति, ये सारे ही सेठ धातु हैं। चलिए देखते हैं इनमें का प्रयोग कैसे होता है, ध्यान से देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इनका प्रयोग, जैसे कत्वा प्रत्यय प्रयोग अनिट और सेठ धातु, यहाँ ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि एक बार हम यह विधि सीख लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ विधि है, क्योंकि आपको पता है जब ये तत्वा हो, चाहे तुमुन हो, चाहे ल्यप हो, जब ये प्रत्यय धातु में लगेंगे तो अव्यय बन जाएगा, और अव्यय हमको आते हैं प्रयोग करने। अब देखते हैं कत्वा प्रत्यय का अनिट धातु प्रयोग, यानी ई जहां नहीं आते, तो वच धातु प्लस कत्वा उक्त्वा, लब प्लस कत्वा लब्ध्वा, घ्रा प्लस कत्वा
घ्रात्वा, ह्री प्लस तत्वा हृत्वा, हन प्लस तत्वा हत्वा, क्रुद्ध प्लस तत्वा क्रुद्ध्वा। इसी प्रकार यहां देखते हैं, नम प्लस तत्वा नत्वा, दृश प्लस तत्वा दृष्ट्वा, म्री प्लस तत्वा स्मृत्वा, नी प्लस तत्वा नीत्वा, प्रच प्लस तत्वा पृष्ट्वा। तो ये थे अनिट धातु। अब बात करते हैं सेठ धातुओं की। तो तत्वा प्रत्यय में सेठ धातुओं का प्रयोग देखते हैं, यानी जहां ई आते हैं। जैसे नृत प्लस तत्वा नर्तित्वा, भक्ष प्लस तत्वा भक्षयित्वा, पीड़ प्लस तत्वा पीड़यित्वा, रक्ष प्लस तत्वा रक्षित्वा, ग्रह प्लस तत्वा गृहीत्वा, ताड़ प्लस तत्वा ताड़यित्वा, हस प्लस तत्वा हसित्वा, वस प्लस तत्वा उषित्वा, लिख प्लस तत्वा लिखित्वा, पद प्लस तत्वा पतित्वा, खाद प्लस तत्वा खादित्वा। अब जैसे मैं यहाँ बता देना चाहता हूं, जो हमने सारे प्रयोग देखे तत्वा यानी अनिट धातुओं में भी और सेठ धातुओं में, ये सारे एक प्रकार से अव्यय बन गया। यानी इनका हसित्वा का कभी हसित्वानी या हसित्वा हसित्वे हसित्वा या हसिस्ती हसिस्तवा कुछ नहीं बनेगा। हसित्वा हसित्वा ही रहेगा, उषित्वा उषित्वा ही रहेगा। तो आगे तक के लिए आपको फायदा ये हो गया कि सारे अव्यय हैं। तो नो टेंशन, जैसे हैं बस आपको वैसे इनको समझना है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तत्वा के बाद पूर्व ग्रंथ का दूसरा भाग है तुमुन प्रत्यय। तो ये भी धातुओं में लगते हैं और इसके समान हम लोग बहुत सारी चीजें पहले भी समझ चुके हैं, क्योंकि चतुर्थी विभक्ति में भी इसी का अर्थ आता है के लिए, और अर्थम शब्द का प्रयोग वही होता है। तो देखिए, पूर्व ग्रंथ तुमुन प्रत्यय के लिए के अर्थ में धातु में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तुमुन के उनका सदा लोप हो जाता है, शेष तुम रह जाता है। अनेक सेठ धातुओं से पूर्व प्राय ई भी लग जाती है। अब यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं आप लोगों को। जैसे हम पहले बोलते थे पठनाय खेलनाय, वो भी के लिए अर्थ देते हैं, या पठनार्थम खेलनार्थम वो भी के लिए ही अर्थ देते हैं। तो एक प्रकार से तीनों ही पर्याय में प्रयोग होगी, परंतु प्रत्यय का जब विषय वस्तु आएगा तो हमें तुमुन प्रत्यय इसी प्रकार से प्रयोग करने होंगे, जो कि बिल्कुल सरल है। यहाँ देखिए, तुमुन प्रत्यांत क्रियापद के रूप नहीं चलते, क्योंकि तुमुन प्रत्यय से युक्त शब्द अव्यय बन जाता है। ये तो बिल्कुल सरल है आपके लिए, जैसे आपको कहा गया है। तो बस हमें शब्द बनाने की विधि सीखनी है, बाकी कुछ भी रूप नहीं चलते। तो तुमुन प्रत्यय का प्रयोग देखिए अनिट और सेठ धातु दोनों के साथ देखेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रयोग देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे देखेंगे अनिट धातु का प्रयोग। यहाँ देखिए, जब तुमुन शब्द लगता है तो तुमुन में उनका रोग है तुम बचता है। तो यहाँ नम प्लस तुमुन नन तुम, दा प्लस तुमुन दा तुम, पा प्लस तुमुन पा तुम, लब प्लस तुमुन लब तुम, स्मृ प्लस तुमुन स्मर तुम, स्था प्लस तुमुन स्था तुम, त्यज प्लस तुमुन त्यक तुम, वच प्लस तुमुन वक तुम, प्रच प्लस तुमुन प्रच तुम, ह्री प्लस तुमुन हर तुम, दृश प्लस तुमुन द्रश तुम। यानी आप ये मान के चलिए, तुमुन का भी जो प्रयोग हुआ है अन्य धातुओं में, ये सारे अव्यय हैं। यानी कहीं पर भी द्रष्टुम है तो द्रष्टुम ही रहेगा भाई। द्रष्टुमानी या द्रष्टुमा या द्रष्टुमति द्रष्टुमति मतलब कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, मतलब जैसे हैं वैसे ही प्रयोग होंगे। सिंपल है, ज्यादा दिमाग को मत कंफ्यूज करो, ज्यादा दिमाग को मत हिलाओ, जैसा है वैसे ही प्रयोग करो तो सबसे सरल है। यानी कहीं पे भी तुमुन प्रत्यय प्रयोग करना है तो नक्तुम है तो नक्तुम ही रहेगा, दातुम है तो दातुम ही रहेगा। तो उम्मीद है आप अव्यय क्या होते हैं वो समझ गए होंगे पहले से ही। तो अब यहाँ पे तुमुन प्रत्यय का प्रयोग सेठ धातु में भी देखते हैं हम लोग कैसे होगा, यानी जहाँ ई आते हैं। हस का हस प्लस तुमुन हसितुम, रुद प्लस तुमुन रोधितुम, पत प्लस तुमुन पतितुम, रक्ष प्लस तुमुन रक्षितुम, सेव प्लस तुमुन सेवितुम, याच प्लस तुमुन याचितुम, जागरी प्लस तुमुन जागरितुम, लिख प्लस तुमुन लेखितुम, चोर प्लस तुमुन चोरयितुम, ग्रह प्लस तुमुन ग्रहितुम, रच प्लस तुमुन रचयितुम। अब यहाँ पे जब हमने इन दोनों का प्रयोग कर लिया
तो पहली बात तो दोनों जो हमने कत्वा और तुमुत प्रत्यय प्रयोग किए वो प्रायः अव्यय बन गए। तो ज्यादा सोचने वाली बात नहीं, बस प्रयोग की विधि सही होनी चाहिए, बाकी इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं। अब देखते हैं ल्यप। तो मैं बता दूं ल्यप सबसे सरल है, उन दोनों से सरल है, यानी कत्वा को ल्यप कहते हैं। बस एक कंडीशन याद रहे कि कत्वा में आगे उपसर्ग नहीं था धातु का आगे, और यहाँ उपसर्ग होते हैं। चलिए फिर भी विस्तार से देख लेते हैं पूर्व कृदंत ल्यप प्रत्यय के बारे में। यदि धातुओं से पूर्व कोई उपसर्ग लगा हो तो कत्वा को ल्यप हो जाता है। ल्यप के ल और प का लोप होकर शेष य धातु के साथ जुड़ता है। यहाँ देखते हैं ध्यान से, ल्यप प्रत्यय प्रयोग अनिट और सेठ धातु, इसमें विशेष ज्यादा सोचना नहीं है। कुछ ड्रैगन धातु हैं, उनके साथ आपको ध्यान से एक दो बार देख लेना है कि कैसे प्रयोग होते हैं, बाकी सरल है बिल्कुल। क्यों, बस यह लगेगा और धातु के आगे उपसर्ग हो और मूल धातु प्रयोग होना है। यहाँ देखिए आ नी प्लस ल्यप हम देख रहे हैं, यहाँ देखिए नी धातु है और आ है, इस ल्यप का सिर्फ और सिर्फ य लगा है और हमारा शब्द बन गया आनीय। ऐसे मान लो आ और पट कर दो, आ पठ्य, ऐसे ही बिल्कुल सिंपल है, यह लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे आ गम प्लस ल्यप, देखिए आ है गम है प्लस ल्यप का यह आगम्य, बिल्कुल सरल है। प्र ह्री प्लस ल्यप प्रहृत्य। कुछ मैंने कहा ना जैसे कुछ ड्रैगन धातु उनका हमें विशेष ध्यान देना है, तो यहाँ एक त हलंत आ गया। ठीक है, प्रहृत्य, पर डरने की कोई बात नहीं। यदि आपने प्रहरी प्लस ल्यप बनाना सीख लिया और आपको पता है प्रहृत्य है, तो आप कभी डरेंगे नहीं, कभी घबराएंगे नहीं, हमेशा प्रहृत्य प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि प्रहृत्य एक प्रकार का अव्यय बन चुका है, क्योंकि ल्यप का इसमें प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार आ दा प्लस ल्यप आदाय, उसी प्रकार विस्मृ प्लस ल्यप विस्मृत्य। आप ध्यान से देखिए कितना सरल है। उत्स्था प्लस ल्यप उत्थाय, उत्त्री प्लस ल्यप उत्तीर्य, विजी प्लस ल्यप विजित्य, प्रनम प्लस ल्यप प्राणम्य। यहाँ बता दूं न का अण होना ये रूल है, जब किसी शब्द में, किसी वाक्य में या किसी पद में री रा श आ जाए तो न का अण हो जाता है। बाकी सब बिल्कुल सिंपल है। मुझे पूरी उम्मीद है संस्कृत प्रेमियों और सभी संस्कृत के छात्रों, आपको आज का विषय बहुत ही शानदार तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई दुविधा है तो कृपया करके आप कमेंट सेक्शन जरूर बताएंगे। इसी प्रकार अन्य उपसर्ग युक्त धातुओं में भी तत्वा के स्थान पर ल्यप अर्थात य हो जाता है। आप सभी का इतना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोज़ तो आप बहुत देखते होंगे, परंतु कुछ वीडियोज़ भारत की सभ्यता, संस्कृति एवं संस्कारों से जुड़ी होती हैं, और ये जिससे जुड़ी हैं वह है संस्कृत भाषा। तो चलिए चलते हैं संस्कृत भाषा की ओर।